नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया तो देश की जनता को बड़ी उम्मीदें जगी थी कि इस बार जब लोकसभा का चुनाव होगा वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा, चुनाव आयोग पर कोई भी आरोप नहीं मढ़े जाएंगे। लेकिन जरा ठहरिए, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेने वाला है, इस बात का आभास शायद मोदी सरकार को हो रखा था। तभी तो जैसे ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुनवाई शुरू हुई, आनन फानन में उसी दरमियान मोदी सरकार ने एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की थी, अरुण गोयल की। इनकी नियुक्ति के बाद ही सुप्रीम कोर्ट काफी गुस्से में था कि जब संवैधानिक पीठ चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर, चुनाव आयोग में सुधार को लेकर सुनवाई कर रही थी, तो आपने कैसे एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी। वो भी नियुक्ति इस बिजली की गति से हुई थी जिसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे। उनके नियुक्ति की पूरी फाइल की मांग भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वकील से कर डाली थी। जब 2 मार्च को इस मामले पर ऐतिहासिक फैसले दिए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस के निगरानी में उस कमेटी को तय करना है कि चुनाव आयुक्त कौन होगा और उसका कार्यकाल 6 साल का होगा, तो इससे पहले ही इस बात की भी उम्मीद की जा रही थी क्या अरुण गोयल की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट रद्द करने जा रहा है। लेकिन अफसोस कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कोई ऐसा निर्णय नहीं आया जिसे अरुण गोयल की नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए, उसके तहत काम किया जाए। अब यहीं पर सारा खेल है, समझना पड़ेगा। मोदी सरकार 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में सत्ता में आने को बेताब है। इसलिए चुनाव आयोग में जो आरोप लगा कि यस मैन टाइप के चुनाव आयुक्त भर्ती किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, उसमें ही सुधार की जरूरत है। लेकिन आनन फानन में अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर अब जो खेल है उसे जरा समझिए। 2024 तक ना तो मुख्य चुनाव आयुक्त हटने वाले हैं, ना ही जो अरुण गोयल साहब गए हैं वो हटने वाले हैं। हटेंगे सिर्फ एक चुनाव आयुक्त, वो भी 2024 के फरवरी में। अब उनके हटने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने नियमों के हिसाब से जो कमेटी बनी है उसके तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा। तो फिर आपके मन में यह ख्याल आ जरूर रहा होगा कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट का भेजा हुआ एक तो चुनाव आयुक्त जरूर होगा जो मोदी सरकार द्वारा अगर कुछ भी गलत चुनाव आयोग में करने का आरोप लगता है, या फिर चुनाव आयुक्त ऐसे जो दोनों बैठे हुए हैं उनके ऊपर कुछ भी आरोप लगता है, तो ये चुनाव आयुक्त तो उसका विरोध करके सब कुछ क्लियर कर देंगे। लेकिन जरा ठहरिए, जरा सोचिए और समझिए। आपको याद होगा जब राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त बनाया गया था, तब उससे पहले अशोक लवासा वहां पर हुआ करते थे। एक ऐसे चुनाव आयुक्त जो टीएन शेषन की याद दिला दिए थे। उन्होंने एक चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को दोषी माना था और फिर उन्होंने अपने फैसले तीखे शब्दों में जारी कर दिए थे। लेकिन 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में जो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, इनकी भूमिका क्या है कि चुनाव आयुक्त के फैसले पर कोई 2 मिलकर के बहुमत से वीटो लगा सकता है। तब सुनील अरोड़ा ने और दूसरे चुनाव आयुक्त ने मिलकर अशोक लवासा के फैसले पर वीटो लगा दिया था और प्रधानमंत्री मोदी पर कोई एक्शन नहीं हो पाया था। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि चुनाव आयुक्त तो टीएन शेषन जैसा होना चाहिए, जो पीएम के खिलाफ भी एक्शन लेने से चूके नहीं, घबराए नहीं। चुनाव आयुक्त तो ऐसे होने चाहिए। लोकतंत्र में यदि सबसे अधिक पावर किसी के पास है तो वो चुनाव आयुक्त के पास है। अब जरा यहां समझिए, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी। अगर उनको इस टिप्पणी के हिसाब से सोचे समझें तो निश्चित तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति को रद्द कर देना चाहिए था। वैसे तो सुब्रमण्यम स्वामी ने राजीव कुमार जो सीईसी हैं इस वक्त, उनको भी बर्खास्त कर देने की मांग करने के लिए याचिका डालने को कहा था। लेकिन दोनों मामले में बातें ठंडे बस्ते में। आगे लोकसभा का चुनाव है, मोदी सरकार तैयार है और उनके मनपसंद चुनाव आयुक्त भी तैयार हैं। अब जरा अपने स्क्रीन पर आप एबीपी न्यूज की यह खबर देखिए। इसमें कहा गया है कि जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋकेश रॉय
और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर आश्चर्य जताया था। जस्टिस जोसेफ ने अपने फैसले में लिखा, हम इस बात से थोड़ा हैरान हैं कि अधिकारी ने 18 नवंबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कैसे किया था अगर उन्हें नियुक्ति के प्रस्ताव के बारे में पता नहीं था। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने गोयल को हटाने को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया। ये अगर फैसला हो गया होता तो 2 चुनाव आयुक्त फरवरी के महीने में ऐसे होते जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तय किए गए होते, जिसमें लीडर ऑफ ओपोजिशन की भूमिका होती। अब विडंबना देखिए कि 2 चुनाव आयुक्त तो कम से कम ऐसे होंगे जो मोदी सरकार के यशमैन टाइप होंगे, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी आरोप ऐसा लगता रहा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिंदे प्रकरण हुआ, उसके बाद शिंदे को शिवसेना की कमान सौंपी गई, तो इन सब को लेकर तो चर्चा तो बनती है। तो मोदी सरकार ने उसी आनन फानन में, उसी सुनवाई के दौरान अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाकर भेजा। अशोक लवासा का मामला तो आपको याद ही होगा कि कैसे अशोक लवासा को बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया, कहीं और भेज दिया गया उपाध्यक्ष बनाकर, और दूसरी तरफ इनकी नियुक्ति कर दी गई राजीव कुमार की। सुनील अरोड़ा हटे, राजीव कुमार सीईसी बने। नहीं तो अशोक लवासा अगर सीईसी बन गए होते तो फिर मोदी सरकार की खाट खड़ी हो सकती थी। अगर किसी ने लोकतंत्र का माखौल उड़ाया होता तो अशोक लवासा जरूर क्लास ले रहे होते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जरा आगे देखिए, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने इस बात पर विशेष रूप से फोकस किया कि चुनाव आयुक्त पद पर उसी व्यक्ति की नियुक्ति को प्राथमिकता दें जो 6 साल तक इस पद पर रह सके। कोर्ट ने कहा कि जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कानून नहीं बना लेती है, तब तक कोर्ट फैसले के तहत ही नियुक्ति की जाएगी। लेकिन नियुक्ति होगी फरवरी 2024 में। अगर उसके बाद फिर चुनाव हो जाते हैं लोकसभा के, तो फिर 5 साल भाई 2029 तक सोचना क्या है। अलग अलग राज्यों में भी चुनाव होंगे, वहां तो सोचा ही जाएगा, लेकिन मोदी सत्ता जो केंद्र की है वो बिल्कुल सुरक्षित बैठ सकती है। जिस तरीके से ईवीएम पर आरोप लगते हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र में विधायकों के तोड़फोड़ का गणित भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है, उस मामले पर आरोप लगते हैं। इन सब को जोड़ करके देखिए तो क्या चुनाव आयोग आपको निष्पक्ष नजर आता है? चुनाव आयोग द्वारा लिए गए फैसले क्या सरकार से प्रभावित नजर नहीं आते? जिस तरीके से अरुण गोयल चुनाव आयोग में गए, वो भारी उद्योग मंत्रालय में सेक्रेटरी थे और वहां से उन्हें वापस वहां भेज दिया गया चुनाव आयोग में, और अब यशमैन की भूमिका में नहीं होंगे तो क्या होंगे, इसी को लेकर तो टिप्पणी की गई थी। अभी क्या सिस्टम है, अभी क्या प्रारूप है, जरा अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का ये ग्राफिक्स देखिए। जो 3 चुनाव आयुक्त हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फरवरी 2024 के बाद ही लागू होगा। दैनिक भास्कर में लिखा हुआ है, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, नियुक्त हुए 1 सितंबर 2020 को, 15 मई 2022 को मुख्य चुनाव आयुक्त बने। रिटायर कब होंगे? फरवरी 2025 में। अब इसके बाद अनूप चंद्र पांडे साहब ही फरवरी 2024 में रिटायर होंगे। 9 जून 2021 को इनकी नियुक्ति हुई थी। ये हटेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के द्वारा चुनाव आयुक्त भेजा जाएगा। विवाद तो यहां है कि भेजा तो जाएगा, लेकिन 2 चुनाव आयुक्त तो ऐसे होंगे जो मोदी सरकार के पसंद के होंगे। अरुण कुमार गोयल चुनाव आयुक्त कब नियुक्त हुए? 21 नवंबर 2022। रिटायर कब होंगे? दिसंबर 2027। इनके कार्यकाल तो लंबे हैं। कोई तो व्यक्ति है जो कम से कम अगर सरकार अगर चुनाव के दौरान कुछ ऐसा करे या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहकर कुछ ऐसा करे तो वीटो लगाने वाला तो मिल जाएगा। दैनिक भास्कर ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जरा देखिए। इसमें कहा गया है, कोर्ट ने आदेश दिया कि पीएम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई का पैनल इनकी नियुक्ति करेगा। अब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की पूरी प्रोसेस केंद्र सरकार के हाथ में ही थी। सुनने में यह फैसला काफी सख्त और बड़ा बदलाव लाने वाला लगता है, लेकिन जमीनी सच इससे काफी अलग है। दरअसल चुनाव आयुक्तों पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव तक बेअसर रहेगा। वहीं फैसला लागू होने के बावजूद घुमा फिरा कर केंद्र सरकार के पसंदीदा अफसर ही चुनाव आयुक्त बनेंगे। ये बातें समझा दी गई हैं क्योंकि पूरा खेल एक अरुण गोयल पर डिपेंडेंट था और इस खेल में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से बड़ी उम्मीद थी कि अरुण गोयल की अगर नियुक्ति रद्द हो जाती है तो फिर मोदी सरकार की मनमानी भी रुक सकती थी। 2024 के परिणाम भी बदलने की उम्मीद जताए जा सकते थे, लेकिन ऐसा होता हुआ तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी कैसे मोदी सरकार अपने खेल में सफल हो गई है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।